सोचो कि आपके सामने से, आपके ठीक बगल में से एक बाघ जा रहा है, एक टाइगर जा रहा है। आप एक ओपन जिप्सी में बैठे हुए हैं, उस टाइगर को बैठे हुए देख रहे हैं, बड़े सहमे से बैठे हुए हैं, और वो टाइगर आपके बगल में से निकल रहा है और आपके मन में एक डर है और एक रोमांच भी है कि आपने टाइगर को देख लिया। डर यह है कि वो टाइगर कहीं आप पर झपट्टा ना मार दे, आपको गाड़ी में से ना खींच ले जाए। चारों तरफ उस टाइगर के कारण पक्षियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है और पूरे जंगल में जो सन्नाटा था वो एकदम से समाप्त हो जाता है ना? रोमांचित करने वाला नजारा है ना? ऐसा ही नजारा होता है जब आप रणथंबोर नेशनल पार्क में जाते हैं। आप रणथंबोर नेशनल पार्क में जाएं, ओपन जिप्सी में जाएं, और आपके ठीक बगल से एक टाइगर गुजरा हो, और उस टाइगर के कारण, उस टाइगर की मौजूदगी का एहसास आपके रोमांच ने और जंगल के एक एक पक्षी ने चिल्ला चिल्ला कर उस टाइगर की मौजूदगी का एहसास करा दिया हो। तो मैं आज आपको उसी रणथंबोर नेशनल पार्क का भ्रमण करवाने वाला हूं और उसके संबंध में, टाइगर के संरक्षण के संबंध में एक एक बात आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। और वैसे भी देखिए, एक आशिक के दिल की हालत तो वही जान सकता है जो एक आशिक हो। कोई प्यार मोहब्बत का यह लेक्चर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उस आशिक की जिसको टाइगर से आशिकी हो गई हो, जिसको टाइगर से प्यार हो गया हो, और जो किसी टाइगर रिजर्व में या नेशनल पार्क में एक टाइगर को देखने के लिए जाए और घंटों भ्रमण करने के बाद भी अगर उसको टाइगर ना दिखे तो बेचारे उस आशिक के दिल की हालत तो वही समझ सकता है जिसने घंटों भ्रमण किया हो और एक भी टाइगर ना दिखा हो। लेकिन अगर आप गए और कुछ ही समय बाद आपको टाइगर नजर आ जाए, और एक टाइगर नहीं, 2-3 टाइगर अगर एक साथ नजर आ जाएं, तो यह मानो कि यहां का जो भ्रमण है वो सफल हो गया। तो चलें उस रणथंबोर नेशनल पार्क में, जिसे कहा जाता है भारतीय बाघों का घर। वो रणथंबोर नेशनल पार्क जहां पर आपको सांभर मिलेंगे, चीतल मिलेंगे, लंगूर मिलेंगे, बहुत घना जंगल है। वो रणथंबोर नेशनल पार्क जहां पर कभी इन बाघों का शिकार किया जाता था, लेकिन आज इसे कहा जाता है बाघों का घर। और वहां पर जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो एक राजा की तरह वहां भ्रमण करते हैं, और इंसान एक वाहन में जाता है, एक ओपन जिप्सी में या किसी और जिप्सी में, वहां बैठकर उस बाघ को निहारता है, और जो रोमांच महसूस करता है वो रोमांच बड़ा गजब का होता है। तो चलिए चलते हैं उस रणथंबोर के नेशनल पार्क में, और सबसे पहले एक बात करते हैं कि आखिर वो है कहां, जहां का हम भ्रमण करने वाले हैं, उसकी लोकेशन क्या है। तो आपको सबसे पहले इंडिया के मैप पर लेकर चलना पड़ेगा। यह है इंडिया का मैप, और यहां पर ये कलर चेंज करूं मैं, यहां इस जगह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में यह नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क जिसको 1 नवंबर 1980 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। वो रणथंबोर नेशनल पार्क जहां कण कण में हमीरदेव चौहान की शौर्य और वीर गाथाएं कण कण में बिखरी पड़ी हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का, इन दोनों का ही समय समय पर मुकाबला किया। किस प्रकार अपने धर्म का या अपनी जाति का कोई व्यक्ति ना होने पर भी उसको अपने यहां पर शरण दी, और अपनी शरण में आए हुए उस व्यक्ति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर हमीरदेव चौहान की उस शौर्य गाथा, उस वीर गाथा को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना और हमीरदेव चौहान की उस सीरीज को देखना। आपको मजा ना आ जाए तो मुझे कहना आप। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है जिसको 1 नवंबर 1980 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कौन सा नेशनल पार्क है? पहले नंबर का नेशनल पार्क। इसका एरिया हालांकि वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ एरिया है जिसको कोर जोन या फिर हम नेशनल पार्क के अंतर्गत रखते हैं। टोटल ध्यान रखना, टोटल जो इसका एरिया है वो है 392 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें से जो कोर एरिया है अर्थात जो नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है वो है 282.03 किलोमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए
ये एक मैं सर्किल करता हूं। ये पूरा है रणथंबोर नेशनल पार्क, जिसका एरिया टोटल कितना है 392 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा जो मैं सर्किल बना रहा हूं, ये वो हिस्सा है जिसको कहते हैं कोर एरिया। क्या बोलते हैं? कोर एरिया। और इसका क्षेत्रफल है 282.03 किलोमीटर स्क्वायर। यही नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। बाकी जो बाहर का एरिया है, जिसको मैं अलग रंग से दर्शा दूं रेड से, तो ये कहलाता है बफर एरिया। तो दो क्षेत्र हो गए, कोर एरिया और बफर एरिया। ये बाहर का हो गया बफर एरिया। बफर एरिया जहां आसपास के जो भी ग्रामीण हैं उनको काफी रिलैक्सेशन होती है, छूट होती है कि वो जंगल में आ सकते हैं, लकड़ियां, अपनी जरूरत की लकड़ियां ले जा सकते हैं, अपने पशुओं को चरा सकते हैं। बफर एरिया में उनको परमिशंस होती हैं, लेकिन कोर एरिया में इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं होती। वहां आप जाओगे और बाघ आपका शिकार कर देगा। क्लियर? ठीक है साहब। अब देखो यहां पर इस रणथंबोर की लोकेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक बार राजस्थान के मैप की तरफ लेकर चलता हूं। आइए, यह है राजस्थान का मैप, और राजस्थान के इस मैप में यह है जिला सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ही वो नेशनल पार्क है जहां हम भ्रमण कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं। वो यहां पर है, जिसको मैं ये गोला कर रहा हूं ब्लैक से, और इसको मैं लिख देता हूं रणथंबोर। ये लिख देते हैं, चलो, या RT लिख देता हूं, समय बचेगा। रणथंबोर नेशनल पार्क। यहीं पर इस रणथंबोर नेशनल पार्क के ऊपर और नीचे की तरफ दो सेंचुरी अर्थात दो अभयारण्य हैं, जिनकी सीमा इसके साथ में लगती है। इसीलिए सरकार ने यह तय किया कि उनकी सीमाओं के साथ में इस पूरे क्षेत्र को खोल दिया जाए, ताकि बाघ रणथंबोर में भी घूमे और उन दोनों अभयारण्य में भी घूम सके, और उसको कहा गया अभय वन। समझाता हूं एक बार, ये कलर चेंज करूं। रणथंबोर नेशनल पार्क के ऊपर ये जो मैंने रेड सर्किल किया, ये है सवाई मानसिंह अभयारण्य, जो रणथंबोर नेशनल पार्क के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में आता है और सवाई माधोपुर जिले में ही आता है। क्या बता रहा हूं मैं? सवाई मानसिंह अभयारण्य। ध्यान रखना, नेशनल पार्क नहीं है, सेंचुरी है। इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1984 में, और इसका क्षेत्रफल है लगभग 113 वर्ग किलोमीटर। 1984 में दर्जा दिया गया, क्षेत्रफल 113, लगभग 113 किलोमीटर स्क्वायर, जो इसके उत्तर में आता है। अच्छा, रणथंबोर नेशनल पार्क के अगर हम दक्षिण में बात करें यानी साउथ में बात करें, तो एक और अभयारण्य आता है, यानी एक और सेंचुरी आती है, और वो सेंचुरी है कैला देवी अभयारण्य। ये लिख देता हूं यहां, कैला देवी अभयारण्य। कैला देवी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है जो करौली में है, तो उसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो कैला देवी अभयारण्य है, ये मुख्य रूप से करौली में है, और करौली के अतिरिक्त सवाई माधोपुर में भी इसका विस्तार है, यानी दो जिलों में ये फैला हुआ है, करौली और सवाई माधोपुर। के करौली और SM यानी कि सवाई माधोपुर में। कैला देवी अभयारण्य, जिसको 1983 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 676 किलोमीटर स्क्वायर लगभग। दर्जा दिया 1983 में, और क्षेत्रफल 676 लगभग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, ओके। अब देखो, ये तीनों आपको अलग अलग रंग के डॉट दिखे। एक लाल रंग, जिसको हमने कहा सवाई मानसिंह अभयारण्य, जो सवाई माधोपुर में ही है और रणथंबोर के ऊपर यानी उत्तर की तरफ है। दूसरा रणथंबोर नेशनल पार्क, और तीसरा रणथंबोर के दक्षिण में है कैला देवी अभयारण्य। इन तीनों की बॉर्डर्स, इन तीनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। अब बाघ को थोड़ी पता है कि ये रणथंबोर नेशनल पार्क है, ये सवाई मानसिंह अभयारण्य है, और ये कैला देवी अभयारण्य है। उसको तो केवल ये पता है कि ये जंगल है और जंगल में उसको घूमना है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, ये बाघ आसानी से इन क्षेत्रों में विचरण कर सके, तो इन तीनों को मिलाकर एक योजना बनाई और उसको कहा अभय वन। क्या कहा? अभय वन। तो ध्यान रखना, अभय वन में क्या है, रणथंबोर नेशनल पार्क भी है
सब, और इसके अतिरिक्त कैला देवी अभयारण्य भी है और सवाई मानसिंह अभयारण्य भी है, अभय वन। अब इसको मैं हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो अभय वन है इसका टोटल क्षेत्रफल है 1334 वर्ग किलोमीटर, 1334 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब। अच्छा, ये रणथंबोर नेशनल पार्क जो है, यहां पर बहुत घना जंगल है। शासकों के द्वारा यहां पर बहुत बड़ी संख्या में शिकार खेला जाता था, बहुत बड़ी संख्या में बाघों को मार दिया जाता था, उनका शिकार किया जाता था, जिसकी वजह से देश में लगातार बाघों की संख्या गिरती जा रही थी। हालांकि आज के हम स्टेटस की बात करें तो पूरी दुनिया भर में जितने भी बाघ हैं उसका 70% भारत में है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या बहुत ही चिंताजनक है। एक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने बाघों को एंडेंजर्ड श्रेणी दी हुई है, एंडेंजर्ड का दर्जा दिया हुआ है। ध्यान देना थोड़ा सा, IUCN क्या दर्जा दिया हुआ है? एंडेंजर्ड, यानी कि बाघ अभी संकटग्रस्त प्रजाति है। एक सवाल दिमाग में यह उठता है कि बाघों को बचाना इतना जरूरी क्यों है? क्या बाघों को बचाने से ही जंगल बचेगा? क्या बाघ ही तय करते हैं कि यहां का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कितना स्वस्थ है या अस्वस्थ है? तो थोड़ा सा समझना आप एक बार इस बात को कि अगर किसी जंगल में मान लीजिए बाघ है, बाघ से कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी जंगल में ऐसे जीव हैं जो दूसरों का शिकार करते हैं, यानी शिकारी जीव हैं, तो इसका मतलब वहां पर उनके लिए भरपूर मात्रा में शिकार भी होगा। उनका शिकार कौन? चीतल, सांभर, हरिण यानी हिरण, तो शाकाहारी जीव का वो शिकार करते हैं। अगर उनके लिए पर्याप्त मात्रा में शिकार है तो इसका मतलब वहां पर बहुत अच्छी वनस्पति भी होगी, क्योंकि सांभर, चीतल ये सब शाकाहारी जीव हैं। ये क्या खाएंगे? ये घास फूस ही तो खाएंगे, शाक खाएंगे, यानी शाकाहारी भी जीव होंगे और बहुत अच्छी मात्रा में वहां पर शाकाहार यानी पेड़ पौधे भी होंगे और पानी भी होगा। तो पेड़ पौधे भी हैं, पानी भी हैं, शाकाहारी जीव भी हैं और मांसाहारी जीव भी हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपको इतनी सारी बातें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अगर किसी जंगल में बाघ हैं या मांसाहारी जीव हैं तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो स्वस्थ है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्वस्थ है। लेकिन अगर बाघ नहीं है तो सोचो क्या होगा? शाकाहारी जो जीव हैं, हरिण वगैरह, सांबर, चीतल, ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। ये बढ़ेंगे तो वहां की सारी वनस्पति को खा जाएंगे, तो वहां का सारा जो इकोलॉजिकली बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए इकोलॉजी सिस्टम का स्वास्थ्य पता करने के लिए सिर्फ ये देख लो वहां पर कितने मांसाहारी जीव हैं। ठीक है, अब इनको बचाना जरूरी है, तो सरकार के द्वारा बाघों को बचाने के लिए भी, दूसरे जीवों को बचाने के लिए भी अलग अलग ये कानून बनाए गए, समय समय पर उनमें संशोधन भी किए गए। एक कानून बनाया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में बना था। मैं लिखता हूं, अभी थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना, बहुत डिटेल से बात करूंगा, सारी बातें समझाऊंगा अच्छे से। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लेकिन जब देखा गया कि बाघों की संख्या अभी भी लगातार कम होती जा रही है, हालांकि ये जो अधिनियम था 1972 ये केवल बाघों को बचाने के लिए नहीं था, इसमें भारत के बहुत सारे वन्य जीवों को संरक्षण दिया हुआ है। लेकिन ये आने के बाद भी बाघों को अगर नहीं बचा पाए तो उसके बाद सरकार के द्वारा कुछ और योजनाएं लाई गई। सरकार ने बाघों को बचाने के लिए 1973 से 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1973 से। अब मैं थोड़ा सा इस टाइगर प्रोजेक्ट के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूं और मैं आपको एक मैप की तरफ लेकर चलता हूं जो मैंने राजस्थान की भारत की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये एक बार आ जाइए ताकि डिटेल से बात करें, आपको अच्छे से मैं समझाऊं। ये मैप है, थोड़ा सा लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखकर आपको बता दूंगा। भारत में ये जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ये अप्रैल 1973 से शुरू हुआ था और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ये रहा, कहां पर है ये? उत्तराखंड में। ये मैं लिख देता हूं UK यानी उत्तराखंड। ठीक है,
ये जो नेशनल पार्क है ये है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, और देश का सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं शुरू किया था अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में। इसके संबंध में कुछ और बात ध्यान रखना। जिम कॉर्बेट देश का पहला नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। खैर, हमारा विषय है टाइगर प्रोजेक्ट। आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अप्रैल 2020 में, तो अभी तक देश में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या है 50। यानी अभी तक देश में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं। 50 टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते 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 ये 3 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, इनकी मैं बात करूंगा। इसी क्रम में फिर और आगे बढ़ते गए तो एक तो कुछ बातें आप ध्यान रख लेना। देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो ये वाला है, NSTR यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये है आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारे देश का। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। देश का सबसे जो लास्ट टाइगर रिजर्व है अभी तक का वो है कामलांग टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में। यहां आ जाओ, ये है कामलांग, ये 50वां। ठीक है, और कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो AP लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश मत करना, अरुणाचल प्रदेश करना। ये इसी के नीचे देखो, ये भी ध्यान रख सकते हो, ये है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो देश का सबसे अंतिम पूर्वी यानी ईस्टर्न टाइगर रिजर्व है। अब देश के इन टाइगर रिजर्व के संबंध में तो जब मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे देश के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूंगा, वहीं पर इसकी चर्चा डिटेल से करूंगा। लेकिन हमारा जो ये विषय है ये राजस्थान के संदर्भ में है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसीलिए यहां पर राजस्थान के संदर्भ में मैं आपसे डिटेल से बात करता हूं। राजस्थान के ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व शुरू किया था वो रणथंभौर में स्टार्ट हुआ था 1973-74 में, 1973-74 में। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर जिले में है, राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है। 1 नवंबर 1980 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। हालांकि इसको उससे पहले 1955 में अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया था और बाद में फिर इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। खैर, बात कर चुके हम। दूसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो यहां किया गया सरिस्का में। सरिस्का जो राजस्थान के अलवर जिले में है। सरिस्का जो एक सेंचुरी है यानी अभयारण्य है, नेशनल पार्क नहीं है। यहां राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1978 में। कुछ बातें और ध्यान रखना कि कुछ वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर सरिस्का को नेशनल पार्क बताया हुआ है, लेकिन सरिस्का सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। हालांकि राजस्थान सरकार के द्वारा 27 अगस्त 1980 को इसके नेशनल पार्क के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति नहीं मिलने के कारण अभी तक इसको नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके संबंध में और डिटेल से जानना है तो सरिस्का अभयारण्य की वो वीडियो देख लेना जो भी मैंने बना चुका हूं पहले। तीसरा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो है मुकुंदरा हिल्स, और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का अभी तक अंतिम और तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। इसको 10 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और यह राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क भी है जिसको 9 जनवरी 2012 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 9 जनवरी 2012 को। ठीक है साहब, ओके। अब एक सवाल दिमाग में यह आता है क्या कि ये कौन तय करता है कि ये टाइगर रिजर्व होगा, यहां कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं, नहीं चलाए जा सकते, उनकी स्वीकृति कौन देगा, कौन उनको रिजेक्ट करेगा। तो ऐसी कौन सी संस्था है देश में जो ये तय कर रही है इन टाइगर प्रोजेक्ट्स के संबंध में? तो वो है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मैं लेकर चलता हूं उस इमेज की तरफ जो मैंने ऑफिशियली वेबसाइट से लिए, भारत सरकार की वेबसाइट से। ये है, यही वो संस्था है जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक मिनट, कलर ब्लैक करो थोड़ा सा। अब थोड़ा सा ध्यान देना भैया, यह संस्था क्या है, कैसे इसका गठन हुआ। तो इस संस्था को 2006 में एक संशोधन के द्वारा बनाया गया। कब? 2006 में। जो कानून है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन किया गया था 2006 में, और उस संशोधन के द्वारा ही NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया था। क्लियर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
और इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक है बेंगलुरु में, एक है नागपुर में और एक है गुवाहाटी में। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो भी भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं वो स्वतः ही इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर जी है ना, श्री प्रकाश जावड़ेकर, ये भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो ये इसके चेयरपर्सन है यानी इसके अध्यक्ष हैं। अगर इनकी जगह कोई दूसरा भी अगर वन एवं पर्यावरण मंत्री बनता है तो वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके टोटल 8 मेंबर होते हैं। 3 जो हैं वो लोकसभा सदस्य होते हैं, 2 सांसद होते हैं, 2 लोकसभा से लिए जाते हैं, 1 राज्यसभा से लिए जाते हैं। खैर इतना ये ज्यादा विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस का ध्यान रख लेना। इसका जो हेड ऑफिस है बता चुका हूं मैं आपको, कहां है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय एक तो कहां पर है, बेंगलुरु, एक है नागपुर और एक है गुवाहाटी। क्लियर है साहब, समझ में आ गया एनटीसीए क्या है? ओके। अब ये तो वो संस्था है, लेकिन कुछ व्यक्ति भी ऐसे हैं जिनके द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया, और उनमें से यही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैलाश सांखला। कौन है कैलाश सांखला और इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इनके बारे में बात करना? इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत में बाघों के संरक्षण के लिए बहुत कार्य किया। एनटीसीए के डायरेक्टर भी ये रहे, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के ये डायरेक्टर भी रहे। इनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए उन्हीं की वजह से 1992 में इनको देश का 4थे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया, यानी पद्मश्री। पहला कौन सा होता है? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री मिला था 1992 में। और 2013 में राजस्थान रत्न भी दिया गया था। राजस्थान रत्न जो राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, मैं एक बार लिखता हूं इनके बारे में, डिटेल्स लिख देता हूं। एक तो क्या कहते हैं इनको, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अब इनके नाम से ही क्लियर है ना इन्होंने कितना कार्य किया होगा। ये ध्यान भी रखना, राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी थे ये, ठीक है। इनके द्वारा 1992 में इन्होंने पुरस्कार लिया, कौन सा? पद्मश्री। सन भले याद नहीं रखो, लेकिन ये ध्यान रखना कौन सा पुरस्कार मिला था। 2013 में कौन सा मिला? आरआर लिख दूं, राजस्थान रत्न, ठीक है ना, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, जैसे स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर। इसके अलावा द टाइगर और रिटर्न ऑफ टाइगर, RETURN, रिटर्न ऑफ टाइगर। आ रही है ना अच्छे से बात समझ में? इससे सिंपल नहीं समझा सकते भैया। और भी कुछ बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें हैं। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लेना, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब इसके बाद थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो रणथंभौर में ज्यादातर जो टूरिस्ट जाते हैं वो बाघों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन बाघ अगर आपको ना भी दिखे तो यहां पर और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप यहां जा सकते हैं। आप रणथंभौर का दुर्ग भी देख सकते हैं, जहां पर हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध किया था, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था, जहां पर हमीरदेव चौहान की रानी और बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर दिया था, यानी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था अपने सतीत्व के लिए। तो आप रणथंभौर का दुर्ग भी देख सकते हैं। आप वहां पर कुछ छतरियां बनी हुई हैं, जैसे न्याय की छतरी, अधूरी छतरी, कुकुर की छतरी, ये भी देख सकते हैं। सुपारी महल भी देख सकते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। कुछ तालाब भी हैं, और यहां का जो प्राकृतिक जो नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं एक एक करके लिखता हूं कि यहां पर और कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हैं। तो एक तो क्या है, रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है साहब। इसके अलावा जैत्र सिंह की छतरी, या जिसको हम बोलते हैं न्याय की छतरी, मैं बात करूंगा अभी डिटेल से, है ना। जैत्र सिंह की छतरी या अधूरी छतरी। इसके अलावा कुकुर की छतरी यानी कुत्ते की छतरी। इसके अलावा सुपारी महल
सुपारी महल, इसके अलावा जोगी महल, बहुत सारी चीज़ें हैं। जोगी महल, कुछ तालाब भी हैं जैसे पद्मला, अभी मैं बात करूंगा, ये बहुत बढ़िया नाम है ये, पद्मला तालाब या पद्मा तालाब भी उसको बोलते हैं, पद्मा तालाब। इसके अलावा राजबाग, कलर चेंज करें, कलर चेंज कर लेते हैं, राजबाग। इसके अलावा गिलाई सागर, ये चेंज करना पड़ेगा, नजर आ नहीं रहा इसमें स्पष्ट, एक मिनट। राजबाग के बाद गिलाई सागर, ठीक है साहब। इसके अलावा लाहपुरा, इसके अलावा मानसरोवर, सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, मानसरोवर। अब एक एक करके बात करता हूं और समझा देता हूं। रणथंबोर का दुर्ग, रणथंबोर के दुर्ग के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, फोर्ट ऑफ राजस्थान की प्लेलिस्ट में जाना, वहां देख लेना, बहुत डिटेल से बता चुका हूं, इसलिए रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा है जैत्र सिंह की छतरी। तो यहां के जो शासक थे हमीर देव चौहान, उन्होंने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में यहां पर एक छतरी बनाई थी, यानी उनका एक स्मारक स्थल जो 32 पिलर्स पर है, इसीलिए उसको बोलते हैं 32 खंभों की छतरी। इसी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि हमीर देव चौहान यहां पर बैठकर न्याय किया करते थे, अपनी प्रजा को न्याय दिया करते थे, इसीलिए जैत्र सिंह की छतरी या न्याय की छतरी इसको कहा जाता है। फिर तीसरा मैंने लिखा अधूरी छतरी, इसको कहते हैं अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न। दरअसल मेवाड़ की जो महारानी थी, महारानी कर्णावती या कर्मावती, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, उन्होंने यहां पर एक छतरी का निर्माण शुरू किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं करा पाई थी, इसीलिए उसको अधूरा स्वप्न या अधूरी छतरी कहा जाता है। इसी दुर्ग को लेकर बाद में एक युद्ध भी हुआ था, वो मेवाड़ रियासत में आप देख लेना। फिर मैंने लिखा यहां कुकुर की छतरी, तो यहां एक पहाड़ी पर कुकुर या कुत्ते की छतरी बनी हुई है। फिर है सुपारी महल, तो यहीं रणथंबोर के दुर्ग में एक जगह है सुपारी महल, जहां पर आपको तीनों धार्मिक स्थल, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई, तीनों ही धर्मों के धार्मिक स्थल एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे, और वो स्थान है सुपारी महल, ठीक है। इसके अलावा है जोगी महल। तो जोगी महल दरअसल यहां पर यहां के शासकों के द्वारा बनाया गया था, ऋषि मुनियों के, जोगियों के, संतों के ठहरने के लिए, लेकिन बाद में 1961 में वन विभाग के द्वारा उसको एक रेस्ट हाउस का रूप दे दिया गया, यानी वर्तमान में वो एक विश्राम स्थल है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना यहां पर कि यहां जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ था जुलाई 1301 ईस्वी में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद यहां मंदिरों को तोड़ा, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार भी किया गया, महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को मारा गया, और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक दरगाह भी बनाई गई थी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तो वो भी यहां पर बनी हुई है। इसके अलावा जोगी महल बात मैं कर चुका, ये तालाब ध्यान रखना, पद्मला तालाब, ये कुछ तालाब है यहां पर, पद्मला या पद्मा तालाब, राजबाग, गिलाई सागर, लाहपुरा, मानसरोवर। इसमें ध्यान रखना ये जो तालाब है ना, पद्मा या पद्मला तालाब, ये हमीर देव चौहान की पुत्री थी जिनका नाम था पद्मला, उन्हीं के नाम पर ये यहां तालाब बना हुआ है। अब देखो यहां अगर कभी भ्रमण करने के लिए जाओ तो बाघों को भी अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, पूरा जंगल ऐसा है जैसे पेड़ों से गुथा हुआ हो, पूरा जंगल, बहुत शानदार जगह है। यहाँ जाओ, भ्रमण करने के लिए जाओ, वैसे भी देशी और विदेशी बहुत पर्यटक, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आते हैं यहाँ का भ्रमण करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।